नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये एनवायरनमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 11 से 22 नवंबर तक अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित होने वाले यूएनएफसीसी के अंतर्गत कॉप 29, जिसको फाइनेंस कॉप यानी एक वित्त कॉप होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि प्रमुख क्लाइमेट फाइनेंस मुद्दे इसके एजेंडे में सबसे ऊपर होंगे। आर्थिक रूप से विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक वल्नरेबल यानी संवेदनशील हैं। यह जियोग्राफिकल फैक्टर यानी भौगोलिक कारकों के कारण है और क्योंकि उनकी इकोनॉमीज यानी अर्थव्यवस्थाएं कृषि जैसे क्षेत्रों पर अधिक निर्भर हैं, जो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के लिए विशेष रूप से संवेदनशील हैं। सबसे कमजोर होने के बावजूद विकासशील देशों ने जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाले क्यूमुलेटिव एमिशन यानी संचयी उत्सर्जन में अपेक्षाकृत कम योगदान दिया है। इनमें सबसे अधिक योगदान विकसित देशों का रहा है। वर्ष 2009 के कोपेनहेगन समझौते में विकसित देशों ने 2020 तक विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $100 अरब का क्लाइमेट फाइनेंस प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई थी, जिसे बाद में वर्ष 2025 तक लागू किया जाएगा। यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने जलवायु वित्त के स्थानीय राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्त सार्वजनिक निजी और वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए मिटिगेशन यानी न्यूनीकरण और अनुकूलन कार्यों का समर्थन करता है के रूप में इसको परिभाषित करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, मध्य प्रदेश के रीवा और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देश भर में 3 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार की आरसीएस यानी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत उड़ान, जिसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक, के अंतर्गत हवाई अड्डों का विकास किया गया है। आरसीएस यानी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान भारत में विशेष रूप से दूर दराज के और कम सेवा वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे एवं संपर्क में सुधार करने के लिए सरकार समर्थित पहल ये 7 वर्ष अपने पूरे करती है। यह भारत की एनसीएपी यानी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 21 अक्टूबर 2016 को 10 वर्ष के विजन के साथ लॉन्च किया था। ये डेट याद रखिएगा, कभी कभी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट फॉर्म में डेट को भी रख देता है और स्टेट एग्जामिनेशन तो पूछते हैं। उड़ान 1.0 70 हवाई अड्डों के लिए 5 एयरलाइनों के लिए मार्ग स्टैब्लिश किए गए। उड़ान 4.0 के अंतर्गत पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों और आइलैंड यानी द्वीपों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उड़ान 5.0 के अंतर्गत डिस्टेंस संबंधी रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध हटा दिए गए। तीव्र मार्ग परिचालन पर जोर दिया गया। याद रखिएगा, जब भी कोई स्कीम या कार्यक्रम अपने 10 वर्ष पूरे करती है तो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निश्चित रूप से वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये ज्योग्राफी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि ओडिशा ने गुरुवार तक तटीय क्षेत्रों में साइक्लोन दाना के पहुंचने की संभावना जताई गई है। उससे संभावित प्रभाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हवा की गति को 100 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने का अनुमान लगाया है। चक्रवात लो प्रेशर यानी कम दबाव वाले क्षेत्रों के आसपास एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस के कारण होते हैं, जो तीव्र प्रायः डिस्ट्रक्टिव एयर सर्कुलेशन यानी विनाशकारी वायु संचरण द्वारा स्टैब्लिश होती है। चक्रवात आमतौर पर हिंसक, तूफान एवं खराब मौसम के साथ आते हैं। ये हवा नॉर्थ पोल यानी उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और साउथ पोल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है और चक्रवातों को इस प्रकार क्लासिफाइड किया जाता है। पहला है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिन्हें शीतोष्ण चक्रवात भी कहा जाता है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए, जो साइक्लोन वर्ड है ये ग्रीक शब्द साइक्लोज से लिया गया है, डेराइव किया गया है, जिसका अर्थ है सांप की कुंडली। इसका नाम हेनरी पेडिंगटन द्वारा रखा गया था क्योंकि बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र में कुंडलित सांपों की तरह दिखाई देते हैं। इसकी इमेज आप देखेंगे तो। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि क्वाड ग्रुप के देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने लगातार नौसैनिक युद्धाभ्यास आयोजित किए हैं, बैक टू बैक एक्सरसाइज किए हैं, जिससे अंतर संचालन क्षमता बढ़ी है और विशेष रूप से उनके पनडुब्बी रोधी युद्ध कौशल को निखारा गया है। चारों देशों द्वारा किया गया एक्सरसाइज मालाबार शुक्रवार को विशाखापत्तनम के तट पर संपन्न हुआ।
इससे पहले वे 9 से लेकर 20 सितंबर तक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू का हिस्सा थे। अभ्यास मालाबार, जो वर्ष 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था, मल्टीलैटरल यानी बहुपक्षीय कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है ये, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर और भारत प्रशांत क्षेत्रों में इंटरऑपरेबिलिटी यानी अंतर संचालन को बढ़ाना, आपसी समझ को बढ़ावा देना और साझा समुद्री चुनौतियों का समाधान करना है। याद रखिएगा, हो सकता है मेंस एग्जामिनेशन में पूछ ले इसका उद्देश्य क्या है, तो आप इन बिंदुओं का उल्लेख कर लीजिएगा। अभ्यास काकाडू में 30 देशों के लगभग 3000 कर्मियों, 10 देशों के जहाजों और 5 देशों के विमानों ने हिस्सा लिया, जो सभी उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई अभ्यास क्षेत्र में एकत्रित हुए, जिसने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए कैनबरा की प्रतिबद्धता को अंडरलाइन किया। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कामराज पोर्ट को देश का 12वां मेजर पोर्ट यानी प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किए जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप में गलगेथिया खाड़ी में मेगा आईसीटीपी यानी इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को 13वें मेजर पोर्ट के रूप में नोटिफाइड किया गया है। 20 मीटर प्राकृतिक ड्राफ्ट वाला आईसीटीपी रणनीतिक रूप से सिंगापुर, क्लैंग और कोलंबो जैसे ट्रांसशिप टर्मिनलों के निकट ईस्ट वेस्ट यानी पूरब पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग मार्ग पर स्थित होगा। यह तेजी से विकसित हो रहे इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल रीजन यानी भू राजनीतिक क्षेत्र का भी हिस्सा है। इस क्षेत्र के गेटवे यानी प्रवेश द्वार के रूप में यह भारतीय पूर्वी तट के बंदरगाहों के साथ साथ बांग्लादेश और म्यांमार से ट्रांसशिपमेंट कार्गो को भी कैप्चर करेगा, यानी इनको पकड़ेगा, रिसीव करेगा। कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग संयुक्त रूप से इस कार्गो का 85% से अधिक भाग संभालेंगे, जिसमें 45% कोलंबो बंदरगाह पर जाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये स्पीसीज सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि रेड पांडा भारत, नेपाल, भूटान, उत्तरी म्यांमार और दक्षिणी चीन के वनों में रहने वाला एक छोटा वृक्षीय स्तनपायी है। यह घने बांस के नीचे मिश्रित पर्णपाती और शंकुधारी वनों में 2200 से लेकर 4800 मीटर की ऊंचाई पर निवास करना पसंद करता है। हालांकि रेड पांडा के प्रमाण 1800 मीटर की ऊंचाई पर भी पाए गए हैं। भारत में मुख्य रूप से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग जिलों में भी पाए जाते हैं, जहां रेड पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है। IUCN इनको अपनी रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त के रूप में क्लासिफाइड करता है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत ये प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित है। रेड पांडा को हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि INS त्रिकंद्र और डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान ने 13 से 18 अक्टूबर 2024 गोवा के पास ओमान की रॉयल नेवी के पोत अल सीब के साथ भारत ओमान द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर के नाम से भाग लिया है। अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया, 13 से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक बंदरगाह चरण और उसके बाद सी फेज यानी समुद्री चरण। बंदरगाह गतिविधियों के हिस्से के रूप में दोनों नौसेनाओं के कार्मिक पेशेवरों बातचीत में लगे रहे, जिसमें विषय विशेषज्ञता यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट का आदान प्रदान और योजना सम्मेलन शामिल थे। इसके अलावा खेल प्रोग्राम और सामाजिक प्रोग्राम भी आयोजित किए गए। अभ्यास एक शानदार सफलता के साथ संपन्न हुआ, जिसने इंटरऑपरेबिलिटी यानी अंतर संचालन को बढ़ाने, आपसी समझ को बढ़ावा देने एवं भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच सामंजस्य को मजबूत करने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।